चलिए अब आज देखते हैं हम गुण मिला पाते हैं कि नहीं मिला पाते हैं, या हम क्या कर सकते हैं। जरूर। परमेश शर्मा जी का थोड़ा या तो फोन कर लो यार, लगता है ना। हाँ लेट हो रहा है, 8:15 बज। नहीं, उनका मैसेज आया था मेरे को, मैंने उनको सर उन्होंने व्हाट्सएप तो चेक कर लिया है, बट ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे ये नहीं समझ में आया। अभी मैं फोन ही कर लेता हूँ उनको। फोन कर ही लो एक बार ना जी। ये हमारे कृष्ण गोपाल आज के देख लो जी। सिमी मैडम दिख रहा है, फोटो दिख रही है क्या? अरे वाह, दिख रही है, फर्स्ट क्लास, छोटे से बड़े प्यारे दिख रही है ना जी। ये लेटेस्ट लड्डू गोपाल है हमारे यहाँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा अच्छा, ये कब चेयर नई आई है, ब्रांडेड है भी लगता है ना। न्यू ब्रांड चेयर इनॉग्रेशन हो रहा लगता है अभी। कल ही आई थी सर, कल हाँ क्लास पता, के टाइम ही आई थी। हाँ वो पता चल रहा है। मैं क्या, अपने बैक पेन रहती है तो मैंने अपने लिए ऑफिस चेयर प्रॉपर मंगवाई है। नहीं बिल्कुल प्रॉपर ही होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। हाँ, लैपटॉप का काम जो है ना वो इसी पे बैठ के किया करूंगी। आज जी कल जी ही आई थी। हाँ। मैं दिख रही कोई तो टेढ़ा कर लो ना, तो टेढ़ा कर लो अपने तरफ। कर लो बेटे कर लो, देख लो, कोई बात नहीं। शर्मा जी आ गए, वेलकम शर्मा जी। ग्लिटर ग्लिटर हो गया चेहरा। नमस्कार सर, सबको प्रणाम प्रणाम। नमस्कार 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 सर। तो आज की डेट में कुंडली मिलान पे सबको होमवर्क पहले से ही दिया गया है। वो जरा सर का होमवर्क पहले आप दिखा दें ताकि क्लास आज की कंटिन्यू हो सके। चलिए पहले प्रेयर कर लेते हैं, पहले भगवान की प्रार्थना कर लेते हैं। सर बिल्कुल, पहले प्रे करते हैं उसके बाद। हाँ बिल्कुल, और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन है आज, उनको भी हम विश कर लेते हैं, प्रे कर लेते हैं, उनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं। जी सर। सबको बहुत बहुत बधाई जी। आपको भी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम गोविंदाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, नारायणाय नमो नमः। शर्मा जी आप थोड़ा सा लेट आए तो आपको मैं अपने घर के लड्डू गोपाल जी का दर्शन करा देता हूँ। अरे सर बड़ा अहोभाग्य मेरा। ये देखिए शर्मा जी। अरे सर ये लेटेस्ट है। अरे वाह, क्या हो वाह जी वाह। सर ग्रुप में ही शेयर। अच्छा, हम लोग तो सर कल जन्माष्टमी मना रहे हैं। अच्छा हो जाएगा। सर ये दिखाई नहीं दे रहे मुझे, पहले भी नहीं दिए। ये देखिए, ये अब आया। ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक में तो मैंने कर दिया। ये मेरा ये स्वास्तिक है, मेरे ग्रैंडसन है। अभी 18 मार्च को इनका बर्थ हुआ था। अरे वाह। 5 महीने, इसी महीने 5 महीने कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा टिल्ट करो सर आगे की तरफ। लड्डू गोपाल के तो सभी दर्शन। हाँ थोड़ा पीछे करना सर, अच्छा दिख रहा था। ठीक है। हाँ थोड़ा सा नजर आया। लाइट शेड एक्चुअली क्या ब्राइटनेस होने की वजह से ना कैमरा वो रिफ्लेक्ट। हाँ चलिए मैंने फेसबुक में डाल दिया वैसे। बहुत बढ़िया सर। हमने प्रोफाइल में भी चेंज कर दिया अभी, जब तक ये टाइम मिल गया मेरे को। बहुत बहुत बधाई है सर आपको भी। थैंक यू। अब हम पोता है ये सर, पोता है कि दोता है?
पोता है, पोता है। होता है, अच्छा। हाँ जी। अब बात तो वर्मा जी ने शुरू कर दी होमवर्क की, है ना? हाँ जी सर। तो अब हम थोड़ा सा लाइट वे में, लाइटली आज बात शुरू करेंगे। अभी तक जो था हम बिल्कुल रियली 1 to 1 जो बात कर रहे थे, कुछ मुझे लग रहा था हम सीरियस थे, आप भी, मैं भी। मैं एक कॉल ले लेता हूं, फिर मैं इसको बंद करता हूं। हेलो हेलो हेलो, खुश रहो बेटे, खुश रहो। कैसे हो? आपको भी बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा छोटू को लाइव देख लेते हैं। वो फिर मामी का मिलाओ बेटे, मामी का नंबर मिलाओ, मैं तो क्लास में हूँ। अच्छा, सॉरी। कोई बात, मामी का मिला लो, बात कर लेगी फिर अभी, है? ठीक ठीक, ओके। तो आज मैं ये फील कर रहा था, अभी आज से पहले या कल तक जो हमारी बात थी, आप भी मैं भी थोड़ा सा सीरियस ज्यादा थे, और वर्मा जी जो हमारे मनोज जी हैं, ये न्यूट्रल थे, ना सीरियस थे ना ये लाइट थे, जो मैं एनालाइज कर पाया। पर आज मैं शुरुआत, क्योंकि भगवान कृष्ण जी के जन्म की बात है, उत्सव भी है, लाइट मूड में शुरू करता हूं। और आज के बाद से आपसे भी रिक्वेस्ट है, मैं भी प्रॉमिस करता हूं कि हम लाइट वे में ही, लाइट मूड में ही हम सारी बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, चाहे कभी भी हम बात करें, कितनी बार बात करें, कहीं भी बात करें। इसका रीजन क्या था कि ये, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम नॉन सीरियस हैं या कुछ भी हम लूज टॉक करें, इस तरह की बातें, वो नहीं है। इसका मतलब कि 1 to 1 जो हमारे कनेक्ट है ना, बहुत इजीली और बहुत ही इनफॉर्मल वे में भी हम चैटिंग करेंगे, बात करेंगे। सर ऑलरेडी इट इज देयर। हाँ। और जिस तरह से आपने मतलब शिक्षा दी है ना, बिलीव मी, मैं मेरे ख्याल से सबके बिहाफ पे ये बात कह सकता हूँ, बड़ा कंफर्ट था, बहुत लाइट मोड था, और तभी शायद हर चीज ग्रास्प करने में आसानी भी रही। आपका जो पढ़ाने का तरीका है, वो एक्सपीरियंस है, वो नजर आता है, और मतलब इट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट। अब चलिए, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। आप सारे लर्नेड हैं। मैं एक इसी पे जो आपने एक्सपीरियंस के हैं, या लाइट मोड है, या जो भी बात हमने कही, मैं सब सिरोधार्य करता हूं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मैं 92-93 में जब एमफिल कर रहा था मैनेजमेंट में, तो मेरे जो गाइड थे एमफिल के, मैं तो पार्ट टाइम करता था, पीएचडी मैंने पार्ट टाइम की। मॉर्निंग में उनको फोन आया, वो नोएडा में ही रहते थे, मैं भी नोएडा रहता था। पंजी कहाँ पर हो? एज में मेरे से वो 3-4 साल छोटे थे, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में उन दिनों ट्रेनिंग अफसर थे, आजकल वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में ही। तो मैंने कहा सर घर पे हूँ। फिर उन्होंने टोक दिया, फिर आपसे मैंने एक बात कही थी, मैं कहा सॉरी। वो कहते थे सर मत कहो मेरे से, आप एज में ज्यादा हैं, सब ठीक, चलिए कोई बात नहीं। तो अब उन्होंने कहा मैं 10 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ, आप आ जाइए, और चाय नहीं पीऊंगा। ठीक है। मैं 10 मिनट में कैजुअल, सर्दी के दिन थे, दिसंबर का महीने, कैजुअल कपड़ों में, बस ये था कि आज की जैसी बात होती, मैं चप्पल पहन के, स्लीपर पहन के खड़ा रहता नीचे, और उन दिनों मैंने एक हल्का कपड़े का जूता पहना हुआ था ठंड से बचने के लिए, और लाइट पैंट शर्ट मैंने हल्की सी पहनी थी, एक स्वेटर भी था। वो बीआईटी रांची का एक यहाँ पर कैंपस चलता है मैनेजमेंट का, नोएडा में। वो अब तो एमबीए करा रहे हैं, तब वो पीजी डिप्लोमा 3 साल का होता था उनका, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पार्ट टाइम एमबीए 3 साल का अभी भी होता है, उनका पीजी डिप्लोमा 3 साल था। वो अपने को आईएम के इक्विवेलेंट मानते थे। उनके यहाँ हम गए, तो उनके यहाँ एक कॉन्फ्रेंस थी फुल डे मैनेजमेंट की, और उस कॉन्फ्रेंस में वो बीआईटी रांची का जो सेंटर था, वो सेंटर ही सेंटर था, उनका हॉल उनका था। बाकी जो कॉन्फ्रेंस थी आईआईएम लखनऊ का जो नोएडा चैप्टर था, उसकी कॉन्फ्रेंस थी बेसिकली। ओके। बीआईटी के लोग भी थे और आईआईएम लखनऊ के भी लोग थे। जितनी भी जगह थी, हॉल ऑलमोस्ट भरा था। मेरे 100 की कैपेसिटी थी, तो मेरे 80 के करीब उसमें पार्टिसिपेंट थे, और वो फुल था। इनॉग्रेशन होने के बाद 11:20 पे टी ब्रेक हुआ, 11:45 पे रीअसेंबल होना था, और पहला जो टॉक था, जो मेरे गाइड थे डॉक्टर गौरव मलिक, उनका था। उन्होंने जो कंपेयर कर रहे थे, अनाउंसर थे, उनको कह दिया कि जो अनाउंस कर दो टी ब्रेक से पहले कि जो पहला टॉक है मिस्टर ललित पंत इसको लेंगे।
रियली बताऊं सर, रियली शर्मा जी बताऊं तो मेरी तो पैर से जमीन खिसकी। सच बात ये थी, आपने आईएम के फैकल्टी हैं, आईएम के डायरेक्टर्स हैं, आईएम के स्टूडेंट्स हैं, और वो एल्डरली हैं, क्योंकि पार्ट टाइम पीजी डिप्लोमा कर रहे थे वो भी 3 साल का होता है अभी आईएम में। तो अब मैं क्या करूं, मैं क्या बात करूंगा, टॉपिक नहीं है मेरे पास, सिलेबस नहीं है, और वहां आपने कुछ टॉपिक रखा हुआ है anyway, और मेरे से कह गए कि इतना मैंने अनाउंस कर दिया, आप रहना, और अनाउंस करते वो चले भी गए, और 1.5 घंटे की बात करने में 1.5 घंटा क्या बात करूंगा। बिलीव में मैंने चाय नहीं पी, मुझे ठंड तो लग रही थी, मैंने 2 बोतल पानी की रख ली और भगवान से प्रार्थना की कि माँ जो भी मैं बोलूं वो ऐसी बात हो कि किसी के समझ में आए या ना आए, काउंटर क्वेश्चन मेरे पास कुछ ना आए, क्योंकि मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा कुछ। बहुत इंटरेस्टिंग बात देखिए। और सर 11:45 पे मैं खड़ा हुआ तो एक ने कोई बुजुर्ग से आदमी थे, एल्डरली थे, पर्सनालिटी से भी लग रहा था कोई अथॉरिटी होंगे, आप कौन, तो जो कंपेयर करते करते ये मिस्टर ललित पंत ने बोला, ओ सॉरी, वो कौन थे, वो प्रोफेसर ढोलकिया थे, बाद में वो आईएम लखनऊ, आईएम अहमदाबाद के डायरेक्टर रहे, आईएम लखनऊ के डायरेक्टर रहे, और अभी वो उनकी एज तो अराउंड 85 है, लेकिन वो है मेरे उनसे मिलते हैं। और एक उनके बाद एक और डॉक्टर प्रीतम सिंह थे, वो आईएम लखनऊ में फैकल्टी थे, वो बाद में एमडीआई गुड़गांव के भी डायरेक्टर रहे। सर जब मैंने शुरू किया, आप बिलीव करोगे, मैंने गणपति वंदना का श्लोक से शुरू किया, कहा इंग्लिश बोली जा रही सब कुछ है, और वहां एकदम कुछ अटपटा सा लोगों को लगा, क्योंकि उसमें कुछ फॉरेन डेलीगेट्स भी थे। उससे पहले मैंने थोड़ा होमवर्क ये किया था, जो कंपेयर करते, मैंने कहा एक चीज बताइए कि इसमें कितने पार्टिसिपेंट रहेंगे। अब कहते जी ऑलमोस्ट सारे रहेंगे, हो सकता है 1-2 लोग जो यहाँ के लोकल हैं वो चले जाएं, और 2-4 लोग ऐड हो जाएं, क्योंकि हमारे पास 3-4 लोग अभी कम है जो पार्टिसिपेंट जिन्होंने कंफर्म था। खैर अब फिर मैंने कहा एक हेल्प और कर दीजिएगा तो बताइए। मैंने कहा जो स्टूडेंट कितने हैं इसमें, कहते 43। मैंने स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड क्या है, कहते इसमें 39 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। मैं कहा थैंक यू, कहते बाकी जरूरत नहीं, इतना बहुत है। मेरे समझ में बात आ गई, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, मैं नॉन इंजीनियरिंग आदमी हूं, मैंने लॉ पढ़ी है, मैं लॉ को कुछ बात करूंगा, मैनेजमेंट से कुछ उसको लिंक करने की कोशिश करूंगा, ना इनके समझ में आएगा और ना मुझे बोलने की जरूरत होगी, और अपना बांध करके शुरू करूंगा। तो सर आप बिलीव करोगे, तो ऑलमोस्ट तब तक 12 बज गया, वो 15 मिनट का कुछ इधर उधर करते हुए तैयारी करते रह गया। जब 12 बजे शुरू किया था, तो जिस आदमी ने मेरे को टोका था, उन्होंने मुझे घड़ी दिखा के ऐसे दिखाया, और मैं घड़ी देखी, मैंने अपोलॉजी, मैंने सॉरी, कहता नो आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं है, रुकिए। तब वो कहते हैं, अब घड़ी में देखूं 4:28 हो गया था सर, 12 बजे से शुरू किया, 4:28 हो गया था। और तब तक मैं कॉल ऑफ द नेचर के लिए भी नहीं गया, पानी की 2 बोतल मेरी खत्म हो गई थी ठंड में, और तब उन्होंने कहा कि वो लंच तो हमारा डिनर होने वाला था, मैंने इसे गर्म करने के इंस्ट्रक्शन दे दिए, अब आप सम अप कीजिए। और अनाउंस किया कि लंच के बाद आधा घंटा के बाद हम रीअसेंबल होंगे, और फाइनल कंक्लूडिंग सेशन भी मिस्टर पंथी लेंगे। तो फिर मेरे कोई डर नहीं थी, फिर हमने वो आराम से फुल डे सेशन, जिसमें 10 फैकल्टी होनी थी आईएम की, तो वो मेरे पल्ले पड़ गया। और उस दिन के बाद से मुझे हिचकिचाहट नहीं होती, वो मेरा जो हिच थी, दूर थी, वो दूर हुई। प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया मिला आपको, बहुत बढ़िया मिला। और उसके बाद से भगवान की दया से तब से आईआईएम से मेरा पल्ला नहीं छूटा। मेरे ख्याल से आईआईएम कलकत्ता को छोड़ के मैं हर आईआईएम में गया हूँ, नए भी जो है उनमें भी गया हूँ, और सब में मैंने एनुअल कॉन्फ्रेंस हो, मैनेजमेंट हो, की नोट्स हो, जर्नल पेपर प्रेजेंटेशन हो, रीडिंग हो, मेरे को मौका मिला है। मैनेजमेंट के आईआईएम के अलावा और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें मौका मिला। ये एक मेरा जो आपने बात की, मैंने उसको शेयर कर दिया आपके साथ या था, लेकिन तब तक मेरे पैर शिवरिंग कर रहे थे। अब भगवान की दया से शिवरिंग नहीं होती है। सही बात। चलिए अब हम शुरू कर दें। फिर आज क्या था हमारे गुण मिलान या मैच मेकिंग? एक चीज बता दो सर, मैच मेकिंग तो बाद में, पहले अपनी मैच मेकिंग आपके साथ कर लें। सर आपका गुरु कहाँ पे बैठा है? D1 चार्ट में 7th हाउस में है, और आप कहें तो मैं आपको कर्क लग्न है, नीच के गुरु है 7th हाउस में, भले ही सही। साथ में गुरु के साथ में शनि है, ससयोग बना रहे हैं,
साथ सर, नीच में भंग भी हो गया। नीच तो भंग भी नीच हो गया। भंग भी चलिए, तो हो गया सर। साथ में सूर्य भी है, साथ में बुध भी है और केतु भी है हे सप्तम भाव। भगवान, क्या बात है। अच्छा, 7th हाउस फुल फुल ऑफ प्लैनेट्स। हाँ, हाँ, और लग्न में राहु हो गए, और 10th हाउस हम्म, में लग्नेश चंद्रमा है मेष राशि में, और 6th हाउस में वीनस और मार्स है। योग कारक 6th कमाल है। हाउस में है, अकारक वीनस के साथ, योग कारक और अकारक 6th हाउस में, तो ये पोजीशन है। हाँ, ये D1 है। लेकिन D9 और D10 के बारे में मैंने आपको एक दिन कहा भी था, आपने शायद सुना हो। उच्च के गुरु D9 और D10 में 11th हाउस में है। ये काम हो गया ना, ज्ञान आ गया ना सर, कनेक्टिविटी पंचम। वहां इम्प्रूव हो गया ना, देखो वहां इम्प्रूव हो बहुत गया बढ़िया। जाके ना, बहुत नहीं, जैसे बहुत शर्मा बहुत जी ही ने कहा बढ़िया। नीच भंग हो गया, अदरवाइज भी जब जब गुरु के साथ बुध और केतु का मिलन होता है तो ये अकल्ट साइंसेज में, बोलने में, समझने में, समझाने में, विश्वास रखने में, डिग्निटी में या डिटर्मिनेशन में वो इंप्रूव कराता है। अगर ये राहु के साथ होता केतु के बदले, तो ये पोजीशन रिवर्स होती है, यस, दबा देता। बिल्कुल ठीक दबा कह देता रहे है। ये हो सर। राहु चांडाल का काम करता है, केतु नहीं कर पाता है, हम्म, केतु नहीं कर पाता। और केतु तो साथ में हाइट फिर देगा ना सन, सर आपको। हाँ, केतु फिर सन के साथ भी है, हाँ, है ना। और अब मकर राशि का सन है, उत्तरायण का जन्म है, और मकर संक्रांति का ही जन्म भी है सर। वाओ वाओ, क्या बात, मकर संक्रांति है 14 जनवरी। बहुत ही बढ़िया। अब और कुछ बात करनी, फिर हम शुरू करते हैं अदरवाइज। नहीं सर, करो सर। चलिए, अब जो हम बात, कल होमवर्क की बात थी, जो वर्मा जी ने ऑलरेडी टोक दिया। वर्मा जी दिख नहीं रहे, पता नहीं मिसिंग है, चाय नाश्ता कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो जब हम कुंडली मिलान करते हैं ना, सर बिल्कुल यही हूँ। मुझे लग रहा था कि आप चाय नाश्ता कुछ कर रहे हैं, मुलाकात नहीं हो रही। चलिए, कोई बात नहीं। बैठा हुआ हूँ और क्लास हाँ, ठीक, चल रही है। चलिए, वेरी गुड। वीडियो में कई बारी खनक आनी शुरू हो जाती है, इसलिए मैं अपने वीडियो को ऑफ कर देता हूँ। ओके ओके, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब जब हम कुंडली मिलाते हैं ना, मैच मेकिंग करते हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमको जरूर देखने चाहिए। एक ज्योतिषी को जरूर देखना चाहिए, वो ज्योतिषी को नहीं, वो पंडित को नहीं जो केवल कंप्यूटर से मिलाकर देख लेते हैं, या आज की डेट में भी जो पंचांग से नक्षत्रों को खाली मिला देने की प्रथा है। नक्षत्र मिलाए, 27.5 गुण मिल गए। अब चार नक्षत्र कौन से चरण में, चारों में से किस चरण में, ये भी उसमें पंचांग में पूरा नहीं होता, वो दे देते हैं। 23 गुण मिल गए, कर लो। 27 गुण मिल गए, कर लो। 6 गुण मिल गए, मत कर लो। 26 गुण मिल गए, कर लो। लेकिन वास्तव में वो पंचांग से ही या कंप्यूटर से ही वर्ण मत्स्य तारा से लेके आप भकुट और योनि तक, भकुट और नाड़ी तक, क्या 36 गुणों को मिला के ही हमको शादी तय कर देनी चाहिए? ये आंसर मुझे चाहिए सर। नहीं सर, नहीं चाहिए ना। तो इसके अलावा तो क्या हमको वो अष्टकूट मिलान जो है, मिनिमम वर्ण का 1, मैक्सिमम नाड़ी का 8, क्या ये बाकी इसके बीच के जितने भी टोटल मिला के 36 हम मिलाते हैं, ये 36 के 36 अगर मिल जाए, या 32 मिल जाए, या 33 मिल जाए, तो क्या वो सफिशिएंट है मैरिज के लिए? नहीं, मेरे हिसाब से तब भी नहीं होगा। हमको क्या करना चाहिए? वो वही आंसर चाहिए मेरे को। ये तो मुझे उम्मीद थी आप यही आंसर देंगे सारे। अब सिमी जी बताएंगे, अभी उनका आंसर आया नहीं है। नहीं, वो तो बताएंगे। और ये ओपन है, सारे अपना इनपुट दे सकते हैं, 1 बाय 1 वेट करने की जरूरत नहीं है कि वही बोल रहे हैं या मैं ही बोल रहा हूँ। ये सबके लिए ओपन है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कल जब मैंने कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमको हाथ देखने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हाथ चाहिए, है ना। इस तरह का अगर कोई मिलेगा तो मैं जरूर क्लैपिंग करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट कितने भी हों, एक से ज्यादा पॉइंट्स वो होते हैं। हाथ देखने के लिए पाम सबसे एसेंशियल चीज थी। लेकिन इसमें जब हम मैच के लिए, मैरिज के लिए बात करते हैं, तो एक के अलावा कुछ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। सर मैं बोलूं? आप प्लीज। बोलिए प्लीज। सर मुझे वैदिक नहीं आता है, मेरी तो सेल्फ लर्निंग ही है बुक से। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात। सर मैंने जो सुना था एक बार किसी प्रोग्राम में कि सूर्य और चंद्रमा का मिलान जरूरी होता है लड़के लड़की का आपस। अच्छा, बस मुझे तो खुद को तो नहीं आता। नहीं, कोई बात नहीं, चलिए, कोई बात नहीं। शर्मा जी कुछ कहेंगे इसके लिए क्या? सर, आर वी टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी?
हाँ हाँ, एस्ट्रोलॉजी कुंडली अगर मिलान हम अभी तक हम एस्ट्रोलॉजी की एस्ट्रोलॉजी से ही बात करते हैं ना। यस यस उसी को मेरा प्रॉमिस ये था, बात ये थी कि हम पामिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे हमको किसी की मैरिज के लिए प्रपोजल को थ्रू करना चाहिए, बाकी ओके करना या रिजेक्ट करना तो ब्रह्मा जी के हाथ में है, हम कोई नहीं है, है ना। लेकिन हम गाइडेंस तो दे सकते हैं, रास्ता तो सर्च कर सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल मेरे ठीक बात हिसाब कही। से हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। मेरा जो हाँ। मानना ये है इसमें, अगर हम बात भी करते हैं कि अगर 2-3 चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हाँ। कि लड़के या लड़की का लग्न कितना बलवान है, लग्नेश कितना बलवान है, क्या उसको कोई बीमारी हारी तो नहीं है, ठीक है। क्या उसका पंचम भाव स्ट्रांग है कि उसको संतान उत्पत्ति भी दिखती है, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी बात। घर का सुख चौथा भाव या सप्तम भाव कितना स्ट्रांग है। बिल्कुल ठीक। अगर घर का सुख ही नहीं है, सप्तम भाव भी वीक है, तो उसका क्या फायदा। या जो इसके कारक ग्रह हैं हाँ। वो कितने बलिए हैं, उनसे सप्तमेश या पंचमेश कितना पावरफुल है, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रोमिसेस हैं जो आपको पहले से ही दिखा देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बिल उसमें कुछ और गुण भी कहे हैं उन्होंने। अगर हम डिफरेंट कालिदास जी के टाइम की बात करें, कहीं भी बात करें, तो बड़ी सारी ट्रेडिशनल चीजें भी हैं इसके अंदर। कि आज की डेट में मैं भी देख रहा था, एक दिन मैं इस पे स्टडी कर रहा था, बिकॉज मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं थोड़ा सा इसको ट्रेडिशन के साथ जरूर जोड़ता हूँ, ज्योतिष को। कि ऐसे क्या वो लोग मूर्ख थे जिन्होंने इतनी सारी चीजें इसके साथ बना दी और एक समाज का निर्माण कर दिया कि जिससे आपको, आज हम बात करते हैं इंडिया में सोशल सिक्योरिटी नहीं है, बट आई स्टिल से कि वी आर सोशली सिक्योर्ड। कारण उसका कि हमारे ट्रेडिशंस इतने स्ट्रांग है। इफ आई टॉक अबाउट द कल्चर इन यूएस, द कल्चर इन इंडिया, अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत के अंदर तलाक से संबंधित कोई वर्णमाला का जोड़ करके कोई शब्द बना ही नहीं है। हमारे यहाँ तलाक शब्द ही नहीं था और इस तरह का कोई कुकर्म वैसे भी उर्दू का शब्द है। हाँ बिल्कुल ठीक। यस, मतलब डाइवोर्स ये सिर्फ अंग्रेजी और उर्दू के शब्द है, संस्कृत में कोई इसकी जगह नहीं है। तो हमारे यहाँ 1% भी क्या 0.001% भी ऐसा योग नहीं होता था कि कोई लड़की अपने घर आ गई, समाज उसके लिए खड़ा हो जाता था और दोनों परिवारों को समझा बुझा करके सारा एक शांति का रास्ता निकालता था। लेकिन वेरी गुड। क्योंकि विवाह जीवन के 16 संस्कारों में से 15वां संस्कार है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पास आपके पास इसके पास कुछ नहीं बचता, इसके बाद तो मृत्यु ही है, उसके बाद हाँ बिल्कुल दुनिया छोड़नी है। तो क्या ये लोगों ने इतना लाइटली ले लिया है कि कंप्यूटर पे डाला, अपने इस पे डाला, हमारे 36 गुण मिल गए, दोनों ने मिठाइयां खाई और थैंक यू। दूसरी बात ये कि क्या आप योग्य पंडित के पास गए, क्या आपने उसके अंदर पतली के अंदर जो आज की डेट में सब कुछ टेबल अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, क्या आपको नहीं लगता या हमें नहीं लगता कि लोग छेड़छाड़ करके टाइम बदल करके परफेक्ट कुंडली भी बना देते हैं? क्या उन्हें नहीं लगता कि अपने बच्चों के भविष्य से, उसके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं? लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो विवाह जो है धर्म पथ पर चलने के लिए दो शरीरों का, दो आत्माओं का मिलन है, अगर हम इसको ऐसे बात करते हैं, क्योंकि धर्म के पथ पे चलने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अगर मैं ऋषि मुनियों की बात करता हूं या कहीं भी उन्होंने पढ़ा है, आपने अपना गरुड़ पुराण में भी हमने पढ़ा है और सारे श्रीमद् भागवत में पढ़ा है, तो उसने एक ही बात कही है कि संतान सुयोग्य होनी चाहिए और विवाह को केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही उन्होंने निर्धारण किया है। जीवनचर्या तो है ही है, एक रथ के दो पहिए तो है ही है, जीवन को चलाना ही है, क्योंकि अदरवाइज अगर आपकी संतान योग्य नहीं है तो आपका जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ऋणानुबंधन है, 3 जो आपके ऋण आते हैं इसमें, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। आप तभी ऋण हो सकते हो जब आपकी पहला जो चरण है वो सुयोग्य संतान हो। तो उसके लिए जो आप जैसे विद्वान के पास कोई आए, पूरी जीवन की पहले विवाह से लेकर के, पत्री दिखाने से लेकर के और बच्चा पैदा होने तक पूरी कंसल्टेंसी उसके पास होनी चाहिए कि जी मुझे कब जो है पारस्परिक मिलन होना चाहिए, कब जो है कंसीव होना चाहिए, क्या ये राइट टाइम है, सो दैट यू कैन प्रिडिक्ट हिम कि डिलीवरी उस टाइम पे होगी, उस टाइम पे ये ग्रह इस तरह के होंगे। ऋषियों ने इस तरह की परंपरा बताई थी। लेकिन आज की डेट में तो 36 गुण मिला है, 36 में से कितने मिले, थैंक यू हो गया। अगर एक लड़की कृष काया की है, विल शी बी एबल टू गिव ए बर्थ टू चाइल्ड? डेफिनेटली नॉट। या बहुत मोटी स्थूल का शरीर है, तो हमें इन चीजों का भी देखना होगा। तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कालिदास जी ने बात करी है कि हम लोग क्या करते हैं आज की डेट में, ओहो जी ये तो मेरे बचपन के दोस्त हैं जी, इनकी बेटी, हम दोनों ये बच्चे खेल के बड़े हुए हैं, इनकी शादी कर देते हैं। बट आई बिलीव इट शुड नॉट बी डन। कारण उसका सबसे बड़ा ये होता है कि जो बच्चे जिन्होंने अपने आप को बचपन में नग्न अवस्था में देखा है और
परिवारों के बीच में किस तरह से उनकी जीवनचर्या चली है, क्या दैनिक उनका जीवन था, वो एक एक चीज जब वो बंधन में बन जाते हैं विवाह के, उनको आड़े आने लग जाती है और उनके लिए वो जीवन के लिए विष साबित हो जाती है। उनका अट्रैक्शन नहीं रहता एक दूसरे के प्रति, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है। उसके बाद तो सिर्फ झगड़े के लिए जगह उनके पास है, प्यार की जगह नहीं है। तो थोड़ा सा मैं ट्रेडिशनली इसको थोड़ा लिंक करने में बिलीव करता हूँ, बाकी तो ज्ञान आप देंगे, आपका अनुभव ज्यादा। नहीं, आपने लिंक किया और जो शुरुआत की आपने कुछ बात की, वो जो मैं कहा था 2, 4, 5, 7, 8 चीजें जो हम बात करेंगे वो उनमें कवर हो गई हैं। तो सबसे पहले मेरे विचार से भी नहीं, मैं आपको एक पुस्तक का नाम बताऊं। वो मैडम तो ज्योतिष नहीं जानती, वो वैदिक की कुछ जो बातें जानती थी, उनके लिए भी ज्योतिष के बारे में बहुत बात करें तो उनके लिए फिर बोर है। बाकी हम 4 लोग जानते हैं, 5 लोग जानते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और अगर आप चाहें मैं उस पुस्तक का नाम भी बता सकता हूँ, दाम्पत्य सुख करके एक पुस्तक है, भारतीय विद्या भवन में या आईकास में चलाते हैं, सुखदेव चतुर्वेदी जी की। ये हाँ, सुखदेव चतुर्वेदी जी की है, आईकास से ही है। आईकास में नहीं, उसमें ये भारतीय विद्या भवन में भी चलाते हैं। बीच में उनका कुछ अपने अलावा कुछ कन्फ्रंटेशन होता तो अलग है, लेकिन वो अदरवाइज चलती है। सुखदेव चतुर्वेदी जी जब इस पे नहीं पढ़ाता सर, इसकी चीजें लेता है, मेरी बुक रिकमेंड नहीं करते कभी वो। हाँ, अब वो रिकमेंड तो चलो, ये भी आईकास में नहीं करते थे, उनके पास भी लिमिट है। चलिए, उसमें ये डिटेल दी है जो मैं आपको बताता हूँ, और बहुत जरूरी है। जो आपने शर्मा जी बात की, वो पॉइंट्स भी उसमें आ रही हैं। उन पॉइंट से भी ज्यादा जरूरी है लॉन्जिविटी। हम किसकी शादी कर रहे हैं, दोनों की आयु पूर्ण हो, लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, या किसी की एक की शॉर्ट लाइफ है तो दूसरे की भी उसके आसपास ही हो, अर्थात विधवा या विधुर का योग ना हो किसी का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं इनकी आयु तो हो, है ना। अब 25 साल में शादी की, 30 साल में शादी की, कि दोनों में से किसी का ऐसा अनफॉर्चुनेट पार्ट हो, कम आयु है, तो बहुत पीड़ादायक है। तो सबसे पहले हमको उस जातक जातिका का लगभग आयु की गणना सही करनी चाहिए। अभी गणना करने के लिए ब्रह्मा जी ने भी मना किया है, महर्षि पराशर ने भी, जब चेष्टा बल भी हम निकालते हैं उसमें भी मना किया गया है, मना किया षडबल में, और समुद्र ऋषि ने भी मना किया है। लेकिन हमको ये चेक करने के लिए उनकी लगभग आयु की हमको सटीक अनुमान लगाना ही पड़ेगा। पहली बात है, जब सटीक अनुमान लगाना पड़े तो आयु की लगभग निकालने के लिए हम क्या करें, हमारे पास क्या टूल्स हैं। हम तो पाम से जान रहे हैं, अष्टम भाव अष्टमेय शनि को हम छोड़ दें, ज्योतिष हम नहीं कुछ बात कर रहे हैं, अभी तक ज्योतिष की बात हमने कर ली। अब पामिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास लॉन्जिविटी जानने के लिए क्या चीज थी, मोटी मोटी चीज, मणिबंध की रेखाएं। मणिबंध की रेखा, खाली मणिबंध की रेखाओं से, खाली मणिबंध की रेखाओं से हमको लॉन्जिविटी का परफेक्शन नहीं दिख रहा है, एक्यूरेसी लेवल नहीं दिखता है, टेंटेटिव दिख रही है। और नहीं पे मणिबंध की रेखा दिखती है तो आप स्किन को थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे, पुल करेंगे ऊपर की तरफ, और हाथ को गले को मोड़ेंगे तो आपको 2, 3, 4 रेखाएं तो दिखती हैं। फिर तो मणिबंध के रेखाओं को आप देखिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आप सिमी मैडम कह रही है, दूसरी बात, लाइफ लाइन की पोजीशन देखनी जरूरी है। लाइफ लाइन अगर नहीं भी है तो काल्पनिक रेखा मान के शुक्र पर्वत के नीचे का जहां नीचे आ रहा है, इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर लो आप, चाहे आप खींच लो उससे पेन से, स्केल से, जो भी चीज है, या उस क्षेत्र को मान लो, उसमें कितना पॉजिटिविटी है, कितना नेगेटिविटी है, कितना ब्रेक है, कितना उसमें मंगल की रेखा है और कोई तरह इस तरह की रेखा आके, प्रभाव रेखा आके उसको सपोर्ट लाइन का काम कर दे रही है, तो लॉन्जिविटी ऑटोमेटिक बढ़ गई उनकी, है ना। मणिबंध के अलावा लाइफ लाइन की पोजीशन, हाँ, लाइफ लाइन आपने देख ली तो आपका पोजीशन और स्ट्रॉन्ग हो गया। अब एक की नहीं देखनी, दोनों की पोजीशन देखनी है। अच्छा, दूसरी बात, फिर आपने हार्ट लाइन से पहले हमको ब्रेन लाइन देख लें, शीर्ष रेखा भी देख लें, मस्तिष्क रेखा, शीर्ष रेखा, ब्रेन लाइन, जो भी हम उसको नाम लेते हैं, उसकी पोजीशन भी देख लें। लाइफ लाइन देख ली, ब्रेन लाइन देख ली और हार्ट लाइन, तीनों मिलाने के बाद तीनों मुख्य रेखाओं के साथ मणिबंध को जब हमने कोरिलेट कर लिया तो हमको उस जातक जातिका का लगभग एज दिख जाती है, हम बहुत नजदीक तक पहुंच जाते हैं। अब फाइनल 99.9 ईयर से जिए, 99 ही जिए, 89 ही जिए, 29 ही जिए, ये तो फाइनल तो वही है। लेकिन हम अंदाजा लगाने में हमारा विजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे मैं भी आप लोगों की तरह चश्मा पहनूं या ना पहनूं,
मैं लेंस यूज करूं या पाउडर यूज करूं, ना, लेकिन correct. मेरे को इतना परफेक्शन होना चाहिए कुंडली मिलान के लिए, प्रिडिक्शन करने के लिए, चाहे ज्योतिष से प्रिडिक्शन करूं या मैं पामसी से प्रिडिक्शन करूं, क्योंकि वास्तु का प्रिडिक्शन आसान है, वास्तु में कुछ थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ज्योतिष और पामिस्ट्री प्रिडिक्शन करने में मेरा कंसंट्रेशन लेवल, मेरे को पंचांगुली माता की इतनी आशीर्वाद प्राप्त करनी ही चाहिए कि मैं उसकी लगभग आयु को अंदाजा लगा सकूं, गणना कर सकूं। मैं ये नहीं कह रहा, लगभग आयु में लगा ही पाऊं, और दोनों का, नहीं तो मैं इस विधा के साथ, इस विद्या के साथ और महर्षि पराशर और जो समुद्र ऋषि थे उनके साथ अन्याय करूंगा, और उनके जो दिया हुआ ज्ञान है उनके लिए मैं पाप का भागी बनूंगा, अगर मैं लॉन्जिविटी का लगभग आइडिया ना निकाल पाऊं, अगर विवाह की बात करनी हो तो। कुंडली मिलान को जी आपने पंचांगुली साधना की है? नहीं की, नहीं किए? नहीं की। मुझे 2 बार चांस मिला है और मैं कर नहीं पाई हूँ, 2 बार। मैं बिल्कुल ओपनली बात को नहीं की, लेकिन इच्छा है कि मैं अपने जीवन में करनी जरूर है। अब देखिए, हो सकता है कल को हम भी आपका साथ दें, शर्मा जी भी साथ दें, बाकी लोग भी साथ दें। अरे सर, आई एम ईगर टू लर्न रियली। बट ईमानदारी की बात बताऊं, आप हम सारे लोग पारिवारिक लोग हैं। जैसे जन्माष्टमी आज क्या है ना, स्मार्त लोगों की स्मार्त है, हमेशा पंचांग जन्माष्टमी 2 ही होती हैं, पहले दिन स्मार्त लोगों की, दूसरे दिन वैष्णवों की। वैष्णवों से मतलब है, स्मार्त का मतलब है कि जो पारिवारिक लोग हम आप सब हैं, जो वैष्णव है उनका मतलब है जो सन्यासी हैं, साधु हैं, उन लोगों के लिए। और जब हम मनाते हैं, पूजन करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो माना तो यही गया है, हम माने की बात है कि फैक्चुअल तो ना आपने देखा ना मैंने देखा कि रात्रि के 12 बजे जब अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र थे, भाद्रपद माह की घटा घिरी हुई थी, बारिश हो रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अब वो सारे सिम्टम तो नहीं होते। कल किसी विद्वान ने 2 दिन पहले ऐसे लिख दिया, तिथि का महत्व बहुत है जन्म के लिए। तो मैंने उनको आंसर दिया, यस आपकी बात ठीक है, तिथि का बहुत महत्व आप कह रहे हैं, तिथि का महत्व है, ये ठीक है। मैं तो कहता हूँ पंचांग का महत्व, वार तिथि नक्षत्र योग करण का भी महत्व है। उस जिस माह में जन्म हुआ, वैदिक माह जो हिंदू माह है उसका भी जन्म है, अयन का भी जन्म है, ऋतु का भी जन्म है, दिन और रात का भी जन्म है, संध्या काल का भी जन्म है। संध्या काल सायंकाल हो या प्रातः काल हो, सबका जन्म है। अपराह्न का भी जन्म है। बुधवार के दिन दोपहर का समय हुआ तो जब राहु काल हो रहा उसका भी जन्म फल है। संडे के दिन दोपहर का समय हुआ तो उस मुहूर्त का भी जन्म है, जो बाबा नानक देव भी मानते थे, उसका भी महत्व है। तो फिर उन्होंने साफ किया कि अब बात होगी भाई, उनकी बात कच्ची रहेगी। उन्होंने तो और बहुत सारी चीजें कह दी, आपने कहीं चैट किया तो सुन लो, मैंने भी लिख दिया उसमें, हालांकि मित्र है मेरे। तो फिर तब उन्होंने कहा हम तो भगवान श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र ने, रोहिणी नक्षत्र स्पेसिफिक बात कीजिए, खाली आधी अधूरी छुपाई हुई बात का ज्ञान मत बटोरिए। चलिए, ये एक बात थी। तो आयु का हम क्या अंदाज लगाते हैं, पहले तीनों मुख्य रेखाएं और मणिबंध की रेखा से अंदाजा लगा लिया जाए, नंबर 1। उसके बाद हथेली में कितनी प्लस हैं, कितने माइनस हैं, इसका भी आइडिया लगा दिया जाए, हमको अंदाज लग जाएगा लगभग आयु की है। अब तीसरी बात जो अब शर्मा जी ने शुरू की थी, हालांकि वो पूरा पॉइंट है, उसको स्वास्थ्य कैसा है दोनों का, बीमारी की क्या पोजीशन है, संतान होने तो बात का काम है भाई, मैरिड लाइफ तो रहे, लॉन्जिविटी तो हो, हेल्थ तो ठीक रहे, दोनों में कोई बीमार ना हो। बीमारी के लिए तीनों मुख्य रेखाओं की बात, जैसे हम कुंडली में कहते रहा हूं कि कुंडली बात नहीं करते, फिर रेफरेंस आ जाता है। लगने गुरु की अगर स्थिति मजबूत हो तो बहुत सारे दोष छुप जाते हैं, और कुछ भी प्रेडिक्शन करने के लिए लगने इसको हम जरूर देखते हैं। गुरु अगर द्वादशेष भी हो तब भी उसका प्रभाव होता है, क्योंकि सबसे शुभ ग्रह है। तो इसी तरह तीनों मुख्य रेखाओं की पोजीशन देखने के लिए, अगर तीनों मुख्य रेखाएं अच्छे हैं, स्वास्थ्य से अच्छा होने की संभावना अधिक है। स्वास्थ्य रेखा नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य रेखा है तो कोई लाइफ हृदय रेखा से नीचे रुक जाए, कोई इसमें ब्रांचेस ना हो, टेढ़ी मेढ़ी, टूटी फूटी, कटी फटी, मोटी ना हो, तो स्वास्थ्य की रक्षा